सबसे पहले तो मैं सहाफ़ियों से और जो कैमरामैन और टेक्नीशियंस हैं उनसे ताख़ीर की माज़रत चाहता हूँ। मैं निकला वक्त पे था घर से, मुझे उम्मीद नहीं थी, रास्ते में कोई ट्रैफिक हादसा था या कोई गाड़ी ख़राब हुई थी, तो वो शाह फैसल बिल्कुल जाम हुआ था। तो मैं देर से आया हूँ, उसकी माफ़ी चाहता हूँ। इसको आवाज़ को सही कर लो या इसको बंद कर दो। बिल्कुल कम कर। मैं जल्दी जो जिस मकसद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था या बुलाई गई थी, मैं उन पॉइंट्स को जल्दी बयान कर देता हूँ, इसलिए कि मगरिब का वक्त करीब है। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, हम जो आज जश्न आज़ादी मना रहे हैं, वो जश्न आज़ादी ऐसे वक्त पर मना रहे हैं कि जहाँ पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात पर बैरूनी साजिशों की वजह से दहशतगर्दी का सामना हमें करना पड़ रहा है, और उसके बाद ये 14 अगस्त का एक और अहम मौके के ऊपर चहलम का दिन भी 15 तारीख को आ रहा है। ऐसे हालात में कि लोग जश्न आज़ादी पूरे जोश व खरोश से मनाना चाहते हैं, मिली नग़मे बज रहे होते हैं और उसमें ज़ाहिर है कि म्यूज़िक भी होता है, और एक तरफ चहलम की तैयारियां हैं। शिया हज़रात उसकी कई दिन पहले से मजालिस स्टार्ट हो जाती हैं, तो ज़ाहिर कशीदगी है। और इस मौके पर सबसे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मैं इसको बंद कर दीजिए, बंद कर मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, इसको दोबारा लगाओ यार। मैं एक तार में यहाँ लगा, तार में अच्छा चलो यहाँ नहीं। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जो हालात हैं, जिस तरह की सूरत हाल है, उसमें एक तरफ मुल्क में बैरूनी मुदाखलत और बैरूनी साजिशों की वजह से दहशतगर्दी का हमें सामना करना पड़ रहा है, और आज इस मौके पर कि जश्न आज़ादी मनाने के लिए तमाम लोग तैयारियां भरपूर तरीके से कर रहे हैं। 15 तारीख को चहलम का दिन भी है, तो ऐसे मौके पर ज़ाहिर है कि कहीं अगर किसी के जज्बात और एहसासात को हमने नज़रअंदाज किया और एक दूसरे के दुख तकलीफ़ को हमने महसूस नहीं किया, तो मुल्क की जो सलामती और जो एक यकजहती है वो मुतासिर होगी। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ पाकिस्तान भर के अवाम से, बिलखुसूस कराची के अवाम से, कि जश्न आज़ादी पूरे जोश व खरोश से मनाएं, लेकिन जहाँ चहलम के हवाले से मजालिस या जुलूस हैं, वहाँ एहतरामन जो नग़मे और म्यूज़िक जिस जश्न के अंदर शरीक होता है, उस म्यूज़िक से, मिली नग़मों से गुरेज़ किया जाए। इससे हमारी जश्न आज़ादी या हमारी इस मुल्क से मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि तमाम लोगों में एक मोहब्बत का इजहार होगा कि हम एक दूसरे के जज्बात और एहसासात की कदर करते हैं, उनका हमें एहसास है। साथ ही मैं अपने शिया बिरादरी से भी दरख्वास्त करूँगा कि शिया हज़रात भी अपने उलमाओं से मुशावरत कर लें, और उसके बाद मजालिस हों या जुलूस,
उनमें अलम के साथ साथ पाकिस्तानी परचम को लगाने और साथ लेकर चलने का एहतमाम किया जाए, ताकि दुनिया को ये पैगाम जाए कि हम दुख में भी अपने वतन की आज़ादी का जो जश्न है, हम अगर उसको सादगी से सेलिब्रेट करें तो हम अपने इस मुल्क से मोहब्बत का वालहाना इजहार कर सकते हैं। तो मैं शिया हज़रात से भी दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरह मैंने बाकी तमाम कराची के अवाम से दरख्वास्त की है, अपील की है कि चहलम के एहतराम में चहलम के जुलूस जहाँ से गुज़र रहे हैं, जहाँ मजालिस का एहतमाम है, वहाँ पर मिली नगमे बजाने से और शोर शराबे से गुरेज किया जाए, एहतराम किया जाए मजालिस का और जुलूस का। और दूसरा, शिया हज़रात अपने उलमाओं से मुशावरत करके मजालिस में और जुलूस में पाकिस्तानी परचम लगाने और साथ लेकर चलने का एहतमाम करें। मोहतरम साफ़ी हज़रात, परचम पर ये जो नंबर प्लेट पर अजरक का मामला था, उस पर मैंने जो भी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया, तो ज़ाहिर है कि मेरा हक़ है और मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज़ को मैं गलत समझूँ और मेरी कौम का जो जज्बात और जो एहसासात हैं उसकी मैं तर्जुमानी करूँ और मैं ये पैगाम गवर्नमेंट को दूँ कि सिंध दो लसानी सूबा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये 1972 में जब मुमताज़ भुट्टो ने उर्दू के हवाले से ज़बान की बुनियाद पर जब सिंधी मुसल्लत करने की कोशिश की थी और जब पाकिस्तान के इस शहर के लोगों ने, अर्बन एरियाज़ के लोगों ने बशमूल सखर तक तमाम शहरी आबादी ने एहतजाज किया था और उस यकजहती का एक बेमिसाल मुजाहरा किया था कि हुकूमत ने ताकत के बेदरीग इस्तेमाल के बावजूद उस एहतजाज को ख़त्म नहीं कर सके थे और मजबूरन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिंध को दो लसानी सूबा तस्लीम करना पड़ा और बाकायदा उसकी आइनी हैसियत ये बनी कि सिंध के शहरी और देही इलाके के कोटे को अलग अलग मख्तस किया गया। तो जब सिंध दो लसानी सूबा पीपल्स पार्टी के सरबराह या बानी ने तस्लीम किया, तो आज पीपल्स पार्टी को ये लिहाज रखते हुए कि सिंध दो लसानी सूबा उनके पीपल्स पार्टी के बानी ने ख़ुद तस्लीम किया था और उसकी एक हैसियत है, तो यहाँ अगर दो लसानी इकाइयाँ रहती हैं तो कोई भी लसानी इकाई एक दूसरे पर अपना कल्चर मुसल्लत नहीं कर सकती। ये मेरा मौक़िफ़, मेरा हक़ है और मैं इस पर अपनी जगह पर कायम हूँ। मैंने जब ये बात कही और मैंने कहा कि सिंध की सकाफ़त का हम एहतराम करते हैं लेकिन उसे हम अपना नहीं सकते, उसे मुसल्लत नहीं किया जाना चाहिए, तो ये सिर्फ़ एक मैटर नहीं था। हमने ज़ाहिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और उससे पहले भी हमने मुतअद्दिद बार ये कहा कि सिंध के जो मुतासिब हुक्मरान हैं वो बहुत तेज़ी के साथ अपने मुतासिबाना इक़दामात से महाजरों के हुकूक़ गस्ब कर रहे हैं। मुलाज़मतें हमसे छीन ली गई हैं, तालीम के दरवाज़े बंद किए जा रहे हैं, मुसलसल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे बच्चों के रिज़ल्ट्स ख़राब किए जा रहे हैं ताकि वो आगे पढ़ाई ना कर सकें, प्रोफेशनल कॉलेजेस में जा ना सकें। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हुए पिछले साल और लोगों के ख्वाब चकनाचूर हो गए, तो दानिस्ता तौर पर रिज़ल्ट्स ख़राब किए जा रहे हैं। मैंने 10 मरतबा ये बात कही कि जनाब अंदूर सिंध आप लोगों को भर्ती कर रहे हैं इसलिए कि अगर आपको यहाँ भर्ती करनी पड़ेगी तो जो कवानीन हैं, जो सर्विस रूल्स हैं, उसके मुताबिक 1 ग्रेड से 14 ग्रेड तक आपको यहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोकल आदमी को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो आप दादू, लाड़काना, गम्बट और अंदरून सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वैकेंसीज क्रिएट करते हैं, वहाँ अपॉइंटमेंट होते हैं और उसके बाद ऑन डेपुटेशन आप कराची भेज देते हैं और यहाँ की वैकेंसीज उस ऑन डेपुटेशन आने वालों की वजह से पुर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं।
यहाँ आप लोगों की, मुकामी लोगों की भर्ती नहीं करते और फिर उन्हीं लोगों को जो आप ऑन डेपोटेशन यहाँ लेकर आते हैं उनको आप फिर ये ऑफ़र करते हैं कि अगर अपनी सर्विसेज आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस में या यहाँ के मुकामी इदारों में एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं तो आप करवा लीजिए। तो एक सर्टेन पीरियड के बाद वो सर्विसेज उनकी मुस्तकिल कराची में जज़्ब कर ली जाती हैं, एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और उसके बाद अंदरूनी सिंध फिर दोबारा जो वैकेंसीज़ क्रिएट होती हैं, क्योंकि ऑन डेपोटेशन यहाँ आ चुके होते हैं, फिर अंदरूनी सिंध भर्ती की जाती हैं। हमें हर बार इस्तेमाल करके मुलाजमतों से महरूम रखा जा रहा है। हमें हर तरीक़े से हमारे बच्चों को तालीम से महरूम रखा जा रहा है। हमारे शहर के वसाइल को हमसे छीन कर गस्ब किया जा रहा है, लूट मार मची हुई है। इस शहर के वसाइल इस शहर पर नहीं लग रहे। ये एतराज़ात मेरे मुस्तकिल रहे हैं और ये कोई आज पहली मर्तबा इस नंबर प्लेट की वजह से मैंने ये बात नहीं कही। मेरे तमाम जद्दोजहद का हिस्सा रहा है कि इस शहर के रहने वालों को उनके हुकूक मिलने चाहिए। इस शहर में आप अक्सरियत की बुनियाद पर कोई भी कानून साजी करके यहाँ के लोगों के हुकूक गस्ब नहीं कर सकते। देखिए, आज वज़ीर आला का स्टेटमेंट मौजूद है कि मतलब हमारे किसी बात के ऊपर कि जनाब हमारे हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं, ये कानून गलत है, तो वहाँ असम्बली में वज़ीर आला साहब फरमाते हैं हम अक्सरियत में हैं, तुम अक़लियत में हो, तुम्हारे फ़ैसले हम करेंगे। तो मैंने पहले भी कहा था कि हमारे फ़ैसले किसी में जुर्रत नहीं है कि वो करे, हमारे फ़ैसले हम खुद करेंगे। हमारी कोई तारीख़ नहीं है कि कोई हम पर अपने फ़ैसले मुसल्लत करे, जायज़ और नाजायज़, और हम उसे तस्लीम कर लें। हम कानून का एहतराम करते हैं, हम कानून का एहतराम करने वाले शहरी हैं। लेकिन कानून जो ये भी सवाल कर सकता है कि जनाब अगर आपको लगता है कि कोई कानून आपका बुनियादी हुकूक की पामाली कर रहा है तो आप अदालत चले जाइए। तो क्योंकि मैं विक्टिम हूँ और मैं ये बात कहने में कहीं आर महसूस नहीं करता कि बुनियादी हुकूक की पिटीशन लेके मैं जाऊँगा कहाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद के ऊपर कि साहब मेरे हुकूक जो है वो सल्ब किए जा रहे हैं या मेरे इस कानून के तहत मेरे हुकूक की पामाली हो रही है, मैं ये आइनी पिटीशन लेके जाऊंगा कहाँ। आपने आइनी अदालतें अलग कर दी हैं और जो आइनी कोर्ट के लिए आप जजेस का इंतखाब करते हैं वो अपोजिशन और हुकूमत बैठ के करती है। तो जो लोग इस वक्त अपोजिशन में हैं वो भी हुकूमत में हैं और जो लोग हुकूमत में हैं वो भी हुकूमत में हैं। तो जो लोग इख्तिदार के अंदर हैं वो हमारे जैसे अपोजिशन के लोगों को जो मौजूद नहीं है, इख्तिदार के हिस्से में शराकतदार नहीं है कोई भी, तो वो अगर उन अदालतों में जाए जिन अदालतों में जजेस मुशावरत से अपोजिशन और हुकूमत तय कर रही है और हुकूमत और अपोजिशन दोनों हुकूमत में, असल अपोजिशन तो आपने ख़त्म कर दी, तो ज़ाहिर है कि अदालत से मुझे इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। यही वजह थी कि मैंने कहा था कि अवाम अपने फ़ैसले ख़ुद करेंगे अगर हमारे हुकूक सल्ब किए जाते रहे। और हमें आप जो है वो जिस तरह हिंदुस्तान में हमारे साथ मुसलमानों के साथ हो रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बाकायदा यही बात जो यहाँ रवैया है बिल्कुल यही रवैया है वहाँ पर कि हिंदुस्तान के अंदर ही कहा जाता है कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप हिंदू बन के रहिए। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप जीएस हिंद कह के बताइए। आप जो है वो उनके भगवानों के नाम लेके उनके जे करके बताइए। आप वहाँ पर मुसलमानों को घेर लेते हैं और हिंदुत्वा और SSR वाले लोग, बाकायदा यही रवैया होता है उनका जो यहाँ के मुतासिब सिंधियों का है कि सिंध में रहते हो, सिंध की सकाफ़त अपनाना पड़ेगी वरना यहाँ से जो जहाँ से आया वो चला जाए। यही रवैया हिंदुस्तान के अंदर है कि वहाँ पर बाकायदा उनसे जय श्री राम कहलवाया जा रहा होता है, मुसलमानों को घेर के उनको तशद्दुद किया जा रहा होता है कि यहाँ रहते हो ये करना पड़ेगा। उनसे बाकायदा वो क्या वंदे मातरम कहलवाया जाता है। आज आप क्या कर रहे हो? इस सिंध के अंदर हमारे साथ क्या हो रहा है? बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है कि तुम सिंध में रहते हो तो तुम्हें यहाँ पर सिंध की सकाफ़त को अपनाना पड़ेगा।
अरे भाई, सिंध की सकाफत ही हमें मतलब दे रहे हो कि भाई इसको हजम कर लो। सिंध की सकाफत तो मैं उस वक्त अपनाऊं जब आप मुझे सिंध का शहरी पाकिस्तान बनने के बाद तस्लीम कर लेते, उसी तरह जिस तरह सिंध के बाकी लोगों को आप तस्लीम करते हैं। अब सिंधी और महाजिर ये दो अलहदा कौमें हैं, लेकिन सिंधी जब इसरार करता है कि सिंधी जो सिंध में रहता है उसको सिंधी बन जाना चाहिए। अगर मैं आज फ़र्ज़ कीजिए आपसे ये कहूँ कि मैं सिंधी बनने को तैयार हूँ, क्या पीपल्स पार्टी या सिंध के मुतासिब हुक्मरान और दानिश्वर उन्होंने इस मुतालबे के अलावा आज तक कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ बात की है? अगर मैं भी सिंधी हूँ, वो मुझे भी सिंधी बनाना चाहते हैं, और जो अंदरूनी सिंध में रहता है वो सिंधी बोलने वाला वो भी सिंधी है, तो कभी पीपल्स पार्टी ने इस कोटा सिस्टम की मुखालफत की है जो अंदरूनी सिंध आपने तैनात किया हुआ है? सिंध के जो 18% को आप शहरी और देही में तकसीम करते हैं, क्या सिंध के दानिश्वरों ने कभी इस बात पर एतराज़ किया कि आप कोटा सिस्टम के ज़रिए जो अर्बन एरियाज़ का सिंधी है, जिसको आप कह रहे हो कि सिंध में रहने वाले तमाम लोग सिंधी है, तो आप उसको कोटा सिस्टम के ज़रिए एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन से महरूम क्यों कर रहे हो? किसी दानिश्वर ने कभी मुलाजमतों के ऊपर ये बात कही कि सिंध सेक्रेटरिएट पूरा का पूरा सिंधियों से भरा हुआ है, यहाँ पर इस शहर में क्या लायक लोग नहीं हैं? इस सिंध के कराची के 106 थाने, चंद थानों के अलावा तमाम जगह पर अंदरूनी सिंध से लाकर आपने पुलिस अफसरान तैनात किए हुए, SHO लगाए हुए हैं। कभी सिंध के दानिश्वर या पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि अगर कराची के लोग भी सिंधी हैं या सिंध के शहरी इलाकों के लोग भी सिंधी हैं, तो इन्हें अंदरूनी सिंध से लाके तैनात करने की ज़रूरत क्या है? यहाँ के लोगों को क्यों तैनात नहीं कर रहे? आप सिर्फ वो हरकत कर रहे हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं सिंधी बन जाओ, सिंधी बन जाओ, हम कहें हाँ सिंधी बन जाते हैं। ये आप जो कुछ करते रहे इससे आप विड्रॉ कर लीजिए। कोई तैयार नहीं होता इस बात के ऊपर। मैं आज कुछ चीज़ों की वजाहत इसलिए करना ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मेरे बुज़ुर्गों के बारे में कोई तज़हीक आमेज़ रवैया अख्तियार करता है, और ज़ाहिर है ये दुख मेरे तमाम नौजवान महसूस करते हैं, मेरी कौम के लोग महसूस करते हैं। और मैंने बहुत अदब से सब लोगों को समझाने की कोशिश की। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तमाम लोगों को कहा कि भाई आप अपनी तारीख़ तो पढ़ लो, अपने बुज़ुर्गों से कहो कि हमें अपनी तारीख़ बताइए। जब हम ये बात करते हैं कि सिंध के अंदर महाजिर एक अलहदा कौम है, उसकी अपनी सकाफ़त है, उसकी अपनी ज़बान है, उसका नफ्सियाती रद्द-ए-अमल दूसरों से मुख्तलिफ है, उसके माशी मफादात अलग हैं, वो एक कौम है, तो उस पर आप चिढ़कर अगर ये कहें कि बाहर से आकर सिंध के अंदर एक कौम कैसे बन जाएगी और ये नंगे भूखे आए थे और हमने उन्हें पनाह दी थी और एहसानमंद होने की बजाय आज जो है वो हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं। मैं आज तारीख़ अदब से दोहराता हूँ और मैं हर एक से कहता हूँ कि हलक फाड़ कर असम्बली में महाजरों के लिए मुगल्लिज़ात बकने की बजाय अपनी तारीख़ पढ़कर और एहतराम के साथ इस सिंध के अंदर बाकी सबको तस्लीम करना शुरू कीजिए। अगर ज़ोर से बोलना वो कोई झूठ को सच बना सकता है तो शोर करने वाले इस शहर में कम नहीं है। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, ये कहा जाता है कि लोग आए थे और वो बहुत बुरी हालत में थे, हमने उन्हें पनाह दी। जब पाकिस्तान बना था तो इस पाकिस्तान के अंदर तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। ये बात सिंध के उन तमाम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए जो हलक फाड़ फाड़ के महाजरों को नंगा और भूखा कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। जो महीनों तक, कई माह तक तनख्वाह दी गई है पाकिस्तान के अंदर मुलाजमीन को, बशमूल सिंध के मुलाजमीन को, वो मेरे बुज़ुर्गों ने दी थी। अगर सिंध मेहमान नवाजी के काबिल था तो जो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें थी वो दे देता।
इस पाकिस्तान के अंदर माशी बदहाली को ख़त्म करने के लिए, यहाँ पर माशी इनकलाब लाने के लिए कायद आज़म ने बाकायदा गुजरात, आपका काठियावाड़, इन तमाम जगह और बम्बई, तमाम जगह पर जहाँ जहाँ मुसलमान रहते थे उनसे दरख्वास्त की कि आप लोग अपनी सनतें लेकर यहाँ आइए ताकि यहाँ पर मुआशी तौर पर जो बदहाली है उसका ख़ात्मा किया जा सके। यहाँ पर लोग आए, रंगूनवाला, इस्फहानी, कासिम दादा भाई, हबीब फैमिली, वलीका फैमिली, ये हाजी करीम फैमिली, ये सारे वो लोग थे जो बाहर से कायद आज़म की दरख्वास्त पर आए थे। और जब वो लोग यहाँ आए तो उन्होंने आके सनतें लगाई हैं। मैं अपने सिंधी भाइयों से कहता हूँ कि आप अपने बुज़ुर्गों से तारीख़ पूछ के मुझे बताओ कि दाऊद, वलीका, इस्फहानी या ओरिएंट वाले जो ओरिएंट जो एयरलाइन थी, इन जैसा कोई एक सिंध के अंदर सनतकार, कोई एक मालदार आदमी था? कोई एक नाम मुझे सिंध के लोग जो हलक फाड़ फाड़ के महाजरों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी कर रहे होते हैं, वो मुझे एक नाम बताइए सिंध के अंदर, ये कोई एक सिंध के अंदर नाम था जो सिंधी जिसको कह सकें, जो कहें कि ये सरमाएदार था। इस सिंध के अंदर आज भी गांव देहात के अंदर स्कूल जो है वो चटाइयों के बने हुए हैं। आज भी लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास पीने का पानी साफ मैसर नहीं है। यहाँ चंद वडेरों ने लूट मार मचा के अगर यहाँ घर ले लिए और वो जहर अफशानी करें कि हमने पनाह दी थी, तो पनाह देने के ऊपर भी मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ में जो कहते हैं ना कि ये उठा लीजिए प्लीज़, कि यहाँ पर जो है वो हमारी ज़मीनों पर कब्ज़े किए। मोहतरम साफ़ी हज़रात, हमीदा खोड़ो की किताब है काज़ात बराए अलहदगी सिंध अज़ बम्बई। ये किताब सिंधियों को कहें कि वो पढ़ लें। इस किताब में लिखा हुआ है कि 30% ज़मीनों के मालिक थे जो मुसलमान थे, बाकी सारी ज़मीनों के मालिक हिंदू थे। अब यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई सबके कि सिंध की 30% ज़मीनों के मालिक कौन थे? यहाँ पर रहने वाला मुसलमान सिंधी। और 70% ज़मीनों का मालिक कौन था? हिंदू। अब आप आ जाइए, नेहरू के साथ लियाकत अली ख़ान का जो मुआहिदा हुआ और कायद आज़म और नेहरू का जो मुआहिदा हुआ 1948 में, और उसके बाद फिर मथुरा इमलाक का किधर गया 1975 में, नहीं 1949 जुलाई। अरे भाई खालिद भी गए जुलाई 97। असल में मैं पढ़ने की बजाय मैंने आपको ज़बानी बताया कि जुलाई 49। हाँ ये है। अच्छा, इसमें 18 जुलाई 1948 को जो इंडिया पाकिस्तान मथुरा इमलाक मुआहिदा हुआ, एक एवीक्यू प्रॉपर्टी एग्रीमेंट 1948, ठीक है, थोड़ा आ जाओ हेल्प कर दो यार। 1948 में एवीक्यू प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत तमाम मथुरा इमलाक सिर्फ इन महाजरीन के लिए मखसूस होंगी जिन्होंने 15 अगस्त 1947 के बाद मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान की शहरियत इख्तियार की और जिन्होंने अपनी जायदाद भारत में छोड़ दी। मैं इसको दोबारा भी आपके सामने पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साफ़ी हज़रात, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि सिंधी भाई लाइल्मी की वजह से जिस तरह पीपल्स पार्टी उन्हें प्रोवोक करती है, जिस तरह उनके जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं जिन्हें पीपल्स पार्टी फ़ंड करती है, उनके ज़रिए वो आवाम को वरगलाती है कि सिंध की सारी ज़मीन हमारी थी और इस पर आकर बाहर से लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। तो मैं आज वजाहत करना चाहता हूँ और सिंध के तमाम भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी तारीख़ को पढ़ा करें ताकि
किसी के ख़िलाफ़ भड़काने में अपने ही साथ रहने वाले भाइयों के साथ नफ़रत पैदा ना हो। मोहतरम साफ़ी हज़रात, मैं सिंधी भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि सिंध की एक बहुत मोतबर शख्सियत थी हमीदा खोड़ो। उनकी किताब है कागज़ात बराए अलहदगी सिंध अज़ मुंबई। उसमें उन्होंने बाकायदा तहरीर किया है कि सिंधियों के पास, जो सिंधी मुस्लिम सिंधी थे, उनके पास सिंध की 30% ज़मीन जो है वो उसके मालिक थे। इसका मकसद ये है कि 70% के हिंदू मालिक थे। अब आप आ जाइए, जब पाकिस्तान बना तो फिर पाकिस्तान बनने के बाद एक एग्रीमेंट हुआ, एविक्यू प्रॉपर्टी एग्रीमेंट 1948। इस एग्रीमेंट के तहत उसकी शिक नंबर 3 है, तमाम मतरूका इमलाक सिर्फ़ उन महाजरीन के लिए मखसूस होंगी जिन्होंने 15 अगस्त 1947 के बाद मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान की शरीयत इख्तियार की और जिन्होंने अपनी जायदाद भारत में छोड़ दी। अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, मतरूका इमलाक कौन सी है? जो यहाँ से हिंदू छोड़कर मुंतकिल हो गया और वो भारत चला गया, वो जो यहाँ जायदाद छोड़ के गया वो मतरूका इमलाक है। इसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि मतरूका इमलाक सिर्फ़ उन महाजरों के लिए मखसूस होंगी जो 15 अगस्त 1947 के बाद मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में आकर आबाद हुए। तो 70% के तो वैसे ही जो वहाँ से लोग आए वो मालिक है ना। तो आज पूरे सिंध के ऊपर कब्ज़ा अगर किया है तो हमारी जायदादों पर कब्ज़ा किया है। वो अब मतरूका अमलाक जो हमारे बुज़ुर्ग जब हिजरत करके आए उन्हें मिलनी चाहिए थी, सिंध के वडेरों और जागीरदारों ने उन ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है, हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है। हम किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए नहीं आए और ना हमने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया। और फिर कौमियत के लिए जिस एक अंसर की कमी रहती है वो है ज़मीन, कि कौम बनती है ज़मीन, ज़बान, सकाफ़त, नफसियाती रद्द-ए-अमल, माशी मफादात से। ज़बान मेरे पास है, मेरा माशी मफादात मेरे डिफरेंट हैं, मेरा नफसियाती रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ है, मेरी अपनी सकाफ़त है। ताना कोई ये देगा कि ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन तो मैं अपने साथ लेकर आया था अपनी। 70% ज़मीन उन महाजरीन की थी जो यहाँ पर इंडिया से हिजरत करके आए, इसलिए कि उनकी ज़मीनें इस मुआहदे के तहत यहाँ से जाने वाले हिंदुओं को मिली। तो हमने जायदाद का तबादला किया था। जो हिंदुओं की जायदाद थी वो हमारी जायदाद है और हमारी जो जायदाद वहाँ हम छोड़ के आए थे वो जाके हिंदुओं ने ली, वो उनकी मिल्कियत है। ये तारीख़ सिंध के दानिश्वर अपनी आवाम को पढ़ाने की बजाय उन्हें गुमराह करते हैं। पीपल्स पार्टी लोगों में अज़बियत फैलाने के लिए लोगों को गुमराह करती है। उसके बाद 1958 के अंदर मुआहिदा ये हुआ, पर्सन्स रिहैबिलिटेशन एंड कंपनसेशन एक्ट 1958। इसमें है शिक नंबर 6 और 9। उसके तहत ऐसी तमाम अमलाक महाजरीन की मिल्कियत तस्वुर होंगी और हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ होगा कि इनको इनके मसावी हुकूक में ज़मीन, रहाइश और जायदाद दे। फिर उसी 1975 के अंदर जो है वो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ऑर्डिनेंस आया। उसमें शिक नंबर 11 में लिखा हुआ कि मतरूका इमलाक किसी गैर मुताल्लिका शहरी, इदारे या कौम परस्त तंजीम को मुंतकिल नहीं की जा सकती। और जब किसी को मुंतकिल नहीं की जा सकती तभी तो आज तक एविक्यू ट्रस्ट है, तभी तो ज़मीनों के मसले के ऊपर लोग कहते हैं ये एविक्यू ट्रस्ट की ज़मीन है। वो तमाम अमलाक जो यहाँ से हिंदू छोड़ के गए थे उस पर सिंधियों का जो यहाँ पहले से आबाद थे, चाहे वो कितनी बड़े कौम परस्तों का हक हो ही नहीं सकता। और सारी जायदाद के ऊपर अगर किसी का हक है तो हिजरत करके आने वालों का हक है। यही वजह है कि वो एविक्यू ट्रस्ट बना और एविक्यू ट्रस्ट के अंदर वाज़े तौर पर शिक नंबर 11 में लिखा कि मतरूका अमलाक किसी गैर मुताल्लिका शहरी, इदारे या किसी कौम परस्त तंजीम को मुंतकिल नहीं की जा सकती। यही वजह है कि एविक्यू ट्रस्ट की ज़मीनें आज भी एबंडेंट पड़ी हुई हैं लेकिन किसी को अलॉट नहीं की जा सकती। धोखाधड़ी के तहत पाकिस्तान इस सिंध के अंदर
सिंध के वडेरों ने और कॉमपर्स तंजीमों ने ज़मीनों पे कब्ज़े करके गोट आबाद स्कीम और फलां आबाद स्कीम, ये बदमाशियाँ हैं। हमें ताने देने वालों को तारीख़ पढ़नी चाहिए। ये तमाम जो एग्रीमेंट्स हैं वो पढ़ने चाहिए। अपने सिंधी लीडर हमीदा खोड़ो की किताब पढ़नी चाहिए कि मुसलमान हिंदुओं के मिल्कियत में सिर्फ 30% ज़मीन थी, 70% ज़मीन हिंदुओं की मिल्कियत थी। और जब यहाँ से हिंदू गया है तो वहाँ से जब मुसलमान आया है तो यहाँ से जाने वाले हिंदू को मुसलमानों की मिल्कियत में जो ज़मीनें थीं, जो जायदादें थी, वो नहीं मिली हैं वहाँ पर। और जो हिंदू यहाँ छोड़ के गया उसका मालिक कौन है? जो वहाँ से हिजरत करके आ रहा है। हम 70% ज़मीन के मालिक होने के बावजूद अगर हमें यहाँ पर ये ताने दिए जाएं कि हमारी ज़मीन पर आकर हमने मेहमान नवाजी की, तुमने कोई मेहमान नवाजी नहीं की। हम आज तक एहतराम के साथ कहते रहे कि हाँ जी आपने मेहमान नवाजी की, हमने उसका हमेशा मान रखा आपकी बात का। लेकिन अगर आप बार बार ये ताने देके हमें भूखा नंगा कहें तो आज आपको मैं आईना दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि हलक फाड़ के चीखने से कभी गलत को आप सच साबित नहीं कर सकते। आप कितनी ज़ोर से असेंबली के अंदर चीखें, आप कितनी बुलंद आवाज़ के अंदर नारेबाजी कर लीजिए कि सिंध आपका है। सिंध दो लसानी सूबा है, था, है और रहेगा। और यहाँ पर रहने वाले लोग अपने हुकूक से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, देर सवेर होती है। आज हमें ताने दिए जाते हैं कि पहले की तुम्हारी पोजीशन नहीं है, तकसीम हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन महाजर कौम के बारे में हमेशा एक बात का एहसास सबको रखना चाहिए कि महाजर कौम की तारीख़ में कभी ग़ुलामी नहीं है। आज तकसीम ज़रूर है लेकिन उसकी हिस्ट्री में ग़ुलामी नहीं है। महाजर कौम के खून में ग़ुलामी नहीं है। मैं किसी और कौम के बारे में उसकी तारीख़ बयान करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी कौम के बारे में कोई एक दिन बता दो कि मेरी कौम का कोई हिस्ट्री के अंदर कोई बंदा एक दिन ग़ुलामी की ज़िंदगी जिसने गुजारी हो। मैं खुलफाए राशिदीन की औलाद जो हाकिम थे, मैं उन लोगों की औलाद जो मार्शल हैं, चाहे रांगड़ हो, राजपूत हो, मेव हो, खानज़ादा हो, कायम खानी हो, हम उनकी औलाद हैं। ये हमारी कौम का मुरक्कब है, इनमें कोई ग़ुलाम नहीं था। हमारे यहाँ हमने मतलब फिर मैं दूसरों के बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन हम ग़ुलाम कभी भी नहीं रहे और हमसे ये तवक्को नहीं रखे कोई कि हम खुदा न खास्ता तक़सीम इस वजह से किसी की ग़ुलामी बर्दाश्त कर लेंगे। जिस दिन महाजर कौम ने फ़ैसला कर लिया, वो तारीख़ बदलने का फ़न जानती है और वो तारीख़ को बदल के रखेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे आपके तवज्जुह से हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, ये मैं एतमाम हुज्जत कहते हैं ना हज़रत, अतमाम हुज्जत, मैं अतमाम हुज्जत कर रहा हूँ। किससे? पीपल्स पार्टी से। कि पीपल्स पार्टी कहती है ना कि हम तो सबको भाई समझते हैं, सिंध में रहने वाले तमाम लोग हमारे भाई हैं और हम सिंधियों सारे लोगों को सिंधी समझते हैं। मैं आज पीपल्स पार्टी से और सिंध के तमाम दानिश्वरों से मुश्तरका तौर पर मुतालबा करता हूँ कि भुट्टो साहब ने 1972 में ज़बान की बुनियाद पर महाजरों के मुजाहरे के बाद सिंध को दो लसानी सूबा डिक्लेयर किया था। एक तो ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि सिंध में रहने वाले तमाम लसानी इकाइयों में हम आहंगी हो और नफ़रतें ना हों, तो फिर किसी पर किसी की सकाफ़त को मुसल्लत करने की कोशिश मत कीजिए। आप एक गुडविल जेस्चर के तौर पर कि हम सिंधी और महाजरों में नफ़रतें कम करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी महाजरों के जज्बात का एहतराम करते हुए इस बात का ऐलान करे वाज़ेह तौर पर कि अजरक की नंबर प्लेट जो जारी की है सिंध गवर्नमेंट ने, उस पर अजरक इख्तियारी है, लाजमी नहीं है। जो शख्स सिंध की अजरक की नंबर प्लेट लगाना चाहे वो सिंध की अजरक की नंबर प्लेट लगाए, और जो पाकिस्तान के परचम की नंबर प्लेट लगाना चाहता है वो पाकिस्तान की परचम की नंबर प्लेट लगाए, ताकि सिंध की सकाफ़त मुसल्लत करने का तासुर ख़त्म हो। दूसरी बात यह कि पीपल्स पार्टी अगर महाजरों को सिंधी भाइयों की तरह सिंध का शहरी समझती है तो फिर नौकरियों में इम्तियाजी सलूक ख़त्म किया जाए। पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली में अक्सरियत में है
वफाक के कोटे को हम नहीं छेड़ रहे। वफाक से जो कोटा मिलता है आपको 18%, उस 18% को जो हम अर्बन और रूरल एरियाज़ में तकसीम करते हैं, यह हमारा अंदरूनी मामला है। असम्बली के अंदर ये बिल पास करे कि सिंध के अंदर जो हमने शहरी और देही का कोटा मुसल्लत किया था उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। और ख़त्म करने के बाद आज तक कोटे की बुनियाद पर जो मेरिट का कत्ल हुआ है और जो मुलाजमतों में आपने कोटे की बुनियाद पर ला के बाहर से लोग भर्ती किए हैं, वो तमाम भर्तियां कलअदम करार दे के मेरिट के ऊपर भर्तियां करने का ऐलान करे पीपल्स पार्टी। जो कोटे की बुनियाद के ऊपर कॉलेजेस में, एनईडी यूनिवर्सिटी में और मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन हुए उन्हें कलअदम करार दे कि नाजायज़ हुआ है, जुल्म हुआ है इस कराची शहर के लोगों के साथ। अगर आप इस शहर के लोगों को सिंध के शहरियों के साथ बराबर तस्वुर करते हैं तो आपको ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि मरदमशुमारी गलत हुई थी। दुनिया जानती है मरदमशुमारी के जो नताइज हैं वो भी ऐसे ही हैं जैसे इलेक्शन के नताइज दफ्तर में बैठकर फॉर्म 47 जिस तरह बने थे। इस मरदमशुमारी का फार्म का मुझे नंबर नहीं पता, लेकिन वो भी फॉर्म 47 ही था कि फरमाइश पर सिंध की आबादी देही बढ़ाई गई और शहरी आबादी को कम किया गया। अगर सिंध के शहरी और देही अवाम पीपल्स पार्टी की निगाह में सिंध के शहरी हैं और सब बराबर हैं, तो फिर सिंध के शहरी और देही अवाम के अंदर तफरीक नहीं होनी चाहिए। सिंध में मरदमशुमारी पीपल्स पार्टी दोबारा करवाने का मुतालबा करे। वफाक से हम भी मुतालबा करते हैं, पीपल्स पार्टी भी मुतालबा करे कि जनाब सिंध में मरदमशुमारी गलत हुई है, उसमें कहीं कोई शफाफियत नहीं है। लोग अंदरूनी सिंध से शहरी इलाकों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। शहरी इलाकों की आबादी बढ़ने की बजाय कम हो गई और जहाँ से लोग मुंतकिल होकर यहाँ आ रहे हैं वहाँ आबादी कम होने की बजाय बढ़ गई। वहाँ से आ रहे हो उसके बावजूद वहाँ बढ़ गई। ये सब मजाक था और ये फरमाइश के ऊपर उसी तरह जिस तरह इलेक्शन के नताइज बने फॉर्म 47 के ऊपर, इसी तरह मरदमशुमारी के नताइज बने थे। पीपल्स पार्टी अगर वाकई पीपल्स पार्टी सिंध की नुमाइंदा है और सिंध के तमाम शहरी उसके लिए बराबर हैं और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सिंध में मरदमशुमारी गलत हुई है, वो हमारे साथ मुतालबा करे वफाक से कि मरदमशुमारी दोबारा करवाई जाए, बैनुल-अक़वामी मॉनिटर्स की मौजूदगी में करवाई जाए, उनके मुबस्सरीन की नुमाइंदगी में मौजूदगी में करवाई जाए और फिर मरदमशुमारी जो जेन्युइन मरदमशुमारी हो उसके बुनियाद पर हल्काबंदी करके दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं। उसके बाद अगर सिंध के शहरी इलाके के अवाम इक़्तिदार में आते हैं तो पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त करना चाहिए, इसलिए कि वो भी सिंधी हैं और तुम भी सिंधी हो। फिर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, इस बात से किसी को खौफज़दा नहीं होना चाहिए कि जेन्युइन मरदमशुमारी के बाद देही इलाके है सिंध के शहरी अवाम से, तो वो मरदमशुमारी दोबारा करवाने का बाकायदा मुतालबा करे वफाक से, ऐलानिया कहे कि मरदमशुमारी गलत हुई थी, मरदमशुमारी दोबारा करवाई जाए बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन की मौजूदगी में और हल्का बंदियाँ दोबारा करवा कर इंतखाबात करवाए जाएँ ताकि शहरी इलाके के लोग भी इक़्तिदार में हिस्सेदार बन सकें। इस शहर में और इस शहर से बाहर अंदरूनी सिंध भी, यानी मैं सिंधी भाइयों के साथ भी ज़ाहिर मुझे हमदर्दी है कि सिंधी भाई उनके स्कूलों पर चटाइयाँ पड़ी हुई हैं, ईंटों के ऊपर उन्होंने स्लैब रखे और वो पढ़ा रहे हैं लोगों को। और उनसे पूछा गया है कि ये क्या होटल है, उन्होंने कहा नहीं ये गवर्नमेंट स्कूल है। उस गवर्नमेंट स्कूल का बजट पीपल्स पार्टी खा गई। इस तरह के हज़ारों स्कूल हैं और वहाँ पर डेस्कों का बजट खा गई, टीचरों का बजट खा गई। टीचर क्यों नहीं है वहाँ पर? ऐसे हज़ारों स्कूल हैं, ऐसी डिस्पेंसरियाँ हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी लोगों को भर्ती करती है और हमारे फंड से, हमारे टैक्सों से जो ख़जाने में पैसे जाते हैं, जो बजट बनाते हैं, उसके अंदर लोगों को भर्ती किया जाता है। और पीपल्स पार्टी के वडेरे, पीपल्स पार्टी के MNAs MPs के घरों पर, जो कराची में भी उनकी रहायशगाहें हैं और जो देही इलाकों में भी उनकी रहायशगाहें, वहाँ पर दर्जनों मुलाजमीन एक एक फ़र्द के पास ऐसे हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं, तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं। बावर्ची जो है वो किसी MNA के घर के ऊपर है, माली किसी MNA के घर के ऊपर हैं, कोई चौकीदार बना हुआ है, कोई सब्ज़ी लाने वाला बना हुआ है, कोई ड्राइवर बना हुआ है।
इन सारे सरकारी मुलाजिमीन को फौरी तौर पर अंदरूनी सिंध जहां उनका आपने अपॉइंटमेंट किया था, जहां उनको आपने मुलाजमतों में भर्ती किया था, वो तमाम के तमाम मुलाजमीन को अपने घरों से फारिग करके खुदा के वास्ते देही इलाके के अंदर डिस्पेंसरियों में, हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में भेजिए। आप अपनी आवाम के साथ भी जुल्म कर रहे हैं, आप अपनी आवाम के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। उन मुलाजमीन को वापस भेजा जाए ताकि वो वहाँ के लोगों की खिदमत कर सकें, और वो तालीम से महरूम है जिसकी वजह से वो महाजिरों को दुश्मन समझते हैं। उनको सिखाया जाता है, जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि महाजिरों ने इस सिंध को बाकायदा गुलो गुलजार बनाया है। ये कीकर उगा करते थे इस सिंध के अंदर, यहाँ पर बबूल के कांटे थे, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, यहाँ पर कोई तालीमी इदारे नहीं थे, यहाँ बैंकिंग का कोई सिस्टम नहीं था। आपको पता है कि यहाँ तमाम तालीमी इदारे जो बनाए गए थे, तमाम सनतें लगाई गई थी। जिस पीपल्स पार्टी को हम या आपके हम नहीं, सिंध के अवाम वो ये समझते हैं कि साहब अवामी लीडर था भुट्टो, उसने कौम परस्ती का बदतरीन मुजाहरा किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की मईशत को दफन कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि इस कराची के अंदर जो कायद आज़म की दरख्वास्त पर सनतकार आए थे, उन्होंने अपनी सनतें यहाँ मुंतकिल की थी, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो इस्फहानी हो, चाहे वो रंगून वाला हो, चाहे वो हबीब वाला हो। इन सब की तमाम इंडस्ट्रीज़ और तमाम तालीमी इदारे वो उसने कौमियाँ लिए और उसके बाद तबाह कर दी उनको। यानी आपने पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी थी उसको आपने मुस्तकिल लॉक लगा दिया कि कभी भी दोबारा नेशनलाइज किया जा सकता है। लोग सरमाया लगाने को तैयार नहीं। ये कौम परस्ती का नतीजा है कि पाकिस्तान आज दुनिया से बहुत पीछे रह गया। यही पाकिस्तान था जब पाकिस्तान के अंदर ये सनतकार थे, सनतों को बूम था, सनतें तरक्की कर रही थी, तालीमी इदारे नए नए बन रहे थे। उस ज़माने में आपने जापान को, जर्मन को आपने कर्जा दिया था। आज आप कशकोल लेके इसलिए घूमते हैं कि आपकी मईशत को पीठ में छुरा घोंपने वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। उसने आपकी सनतों को कौमिया के आपने आपके सरमायाकारी को ख़त्म कर दिया था। इस कौम परस्ती के जहर को ख़त्म होना चाहिए। इस कौम परस्ती के ज़रिए आप लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं वो ख़त्म होना चाहिए। हम अपनी कौम पर फ़ख्र करते हैं लेकिन असबियत को कभी परवान नहीं चढ़ने देते। हम अपनी कौम से मोहब्बत के लिए अगर ये बात कहते हैं हमारे साथ ज़्यादती हो रही तो उसको असबियत का नाम दिया जाता है। ये कहा जाता है कि साहब ये मुतासिब हैं, आप हमारे गले पे छुरी फेरते रहिए और हम अल्लाह अकबर खुद ही पढ़ लें। ज़ाहिर है कि हम एहतिजाज करेंगे कि तुम हमारे साथ जुल्म कर रहे हो। उस एहतिजाज को आप असबियत का नाम देते हैं। मैं बता चुका कि कराची में 106 थानों में चंद SHOs हैं जो इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। उनमें पंजाबी पठान भी हैं और महाजिर भी हैं, लेकिन क्योंकि वो इस शहर के मुस्तकिल बाशिंदे हैं तो मेरा मुतालबा यही है कि चाहे वो पंजाबी बोलते हों, चाहे वो पश्तो बोलते हों, चाहे वो उर्दू बोलते हों, इस शहर का मुकामी आदमी इन थानों के अंदर SHO होना चाहिए। 1 से 14 ग्रेड तक का कोई भी अफसर इस शहर के अंदर तैनात किया, चाहे मुख्तार कार हो, चाहे कोई भी अफसर हो, वो तमाम के तमाम यहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुकामी होने चाहिए। ये भगवान दास के सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। यहाँ तो अदालतों की कोई हैसियत नहीं है। आप जब चाहें अदालत के अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। आप यानी आपने बादशाहत कायम कर ली है सिंध के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सर्विसेज मुंतकिल नहीं हो सकती, और बाकायदा हुक्म है कि अगर किसी शख्स की किसी डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट के अंदर उसकी सर्विसेज मुंतकिल की गई हैं तो उसको उसके जो जहां उसके अपॉइंटमेंट हुआ था उस डिपार्टमेंट में वापस भेजो। उसके बाद KMC के बहुत सारे अफसरान KDA में काम कर रहे थे, KD के बहुत सारे अफसरान बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में काम कर रहे थे, वो तमाम उनके मुतालिका इदारों को वापस भेजे गए। लेकिन पीपल्स पार्टी उसने बादशाहत कायम की हुई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कोई हैसियत ही नहीं है। अभी लियारी के अंदर एक बिल्डिंग गिरी, उन्होंने उठाया और सचल डेवलपमेंट अथॉरिटी, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोगों को लाके और आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में आपने तैनात कर दिया। कोई पूछने वाला नहीं है।
अब आप मशवरा दीजिए या मतलब मुखालिफिन मशवरा दें आफाक अहमद को, कोर्ट क्यों नहीं जाते? तो भाई कोर्ट में आपने जगह कहाँ छोड़ी? बुनियादी हुकूक की पिटिशन लेके किसके पास जाऊँ? जिनकी अपॉइंटमेंट के लिए इंटरव्यू आपने किए जजेस के, आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हाथ काट दिए। आप आइनी पिटिशंस के लिए आपने जो जजेस आइनी अदालत के लिए अपॉइंट किए वो आपने अपनी मर्जी से अपॉइंट किए, और उसका नतीजा आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर देख लिया कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। लेकिन वो जाहिर है आइनी अदालतें बनाई हुई आपकी अपनी थी, और उन आइनी अदालतों के फैसलों को आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो मोहतरम साफ़ी हजरात, मेरी पीपल्स पार्टी से और सिंध के जो दानिश्वर हैं उनसे दरख्वास्त है कि बजाय इसके कि नफ़रतें फैलाओ, हलक फाड़ फाड़ के महाजिर कौम के ख़िलाफ़ जहर अफशानी करो और सिंधी और महाजिरों में तसादुम कराने की कोशिश करो, इनमें अगर नफ़रतें ख़त्म करनी हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा कि सिंध के शहरी और देही अवाम एक हैं, यानी मसावी उनको हुकूक हासिल हैं। कोटे के ज़रिए आप देही इलाके के लोगों को यहाँ मुसल्लत नहीं कर सकते। यहाँ के जो आपने पुलिस वाले लाके अपॉइंट किए थे उन्हें आप वापस लेके जाइए ताकि लोगों को पता चले कि हाँ आप शहर के लिए मुखलिस हैं। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। मैं इस यहाँ से जाने से पहले चाहूँगा कि अगर किसी के जहन में कोई तशनीकी रह गई, क्योंकि मैं बेरब्त मैंने ये सब कुछ कह दिया, और लेकिन ये वो हक़ाइक़ हैं जो सिंधी अवाम को पता होने चाहिए कि जो किताबों में लिखा हुआ है, जो एग्रीमेंट्स हैं। तो मैं अपनी आवाम के बारे में ज़ाहिर ये कहने में हक़ बजा नहीं होगा, मुझसे ये मत कहा करो कि आप आए और हमने पनाह दी। 70% ज़मीन में अपने साथ लेकर आया था, 30% के मालिक आप थे, आज आप मेरी ज़मीनों पर काबिज़ हैं। तो आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो मुझसे कर लीजिए। उसके बाद मेरा कहना ये था कि आपकी जो बयानात हैं, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, आपकी जो गुफ्तगू है, इस वक्त मैं समझता हूँ कि बानी मुत्तहिदा की बयानात पॉलिसी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। यार बानी मुत्तहिदा तो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। आफाक अहमद ने 2 साल पहले जो कहा था वो भी आज भी वही कहा, तो उससे मुझे आप कहाँ मिला रहे हो? बानी मुत्तहिदा देखिए उनका, देखिए मैं किसी की बात नहीं करता कि किस क्या हालत क्या पोजीशन। ज़ाहिर है वो ज़हनी तौर पर अभी उस पोजीशन में नहीं है कि उन्हें पता हो कि वो क्या कह रहे हैं, कल क्या कहा था, आज क्या कह रहे हैं, और उनके कहे हुए को माजी में पूरी कौम भुगतती रही है। तो अब जो है वो हमें एहतियात करनी चाहिए कि हम बार बार ये कहें कि आप जो बात कह रहे हैं वो उसने भी कही थी। भाई उसने कभी कही होगी, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो कोई ऐसी तो नहीं है कि उससे कोई इनकार करे। जो सच है, अगर वो भी कह चुका सच है तो भाई उसकी भी तारीफ़ कर लो, चलो ठीक है। लेकिन ये मेरे साथ जोड़ देना कि सिमिलर है तो वो तासुर जाता है कि हमारा कोई मतलब कोई ताने वाने जुड़े हुए। ओ भाई नहीं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आज उसकी वो पोजीशन नहीं है। वो बेचारा आज सुबह कुछ कहेगा, शाम को कुछ कहेगा, उसको ये नहीं पता होता कि मैंने कल क्या कहा है। मतलब एक दिन वो फ़ौज की ऐसी तैसी कर रहा होता है, दूसरे दिन वो फ़ौज के साथ जो है वो इंडिया से लड़ने को तैयार हो जाता है, दूसरे दिन जो है वो बुक्ती से कहता है मुझे गोलियां दे दो। उसको नहीं पता, मतलब ही इज़ कम्प्लीटली मेंटली रिटायर्ड। अब आप उसको ये कहें कि यार आफाक भाई जो है वो उसकी तरह बात कर रहे हैं, नहीं यार मैं अभी पागल नहीं हुआ हूँ। उसके बाद जो है वो आपकी गाड़ी के बारे में ये कहा गया था कि आपने जो 2019 में या 2023 में जो है उसकी जो टैक्स है वो आपने पे ही असल में यार गाड़ी मेरी नहीं थी, वो गाड़ी किसी और की है, उसने मुझे दी हुई है। अच्छा मुझे कभी परवाह ही नहीं थी कि ज़ाहिर है उसकी है, उसने भरा होगा, लेकिन उसने नहीं भरा था। तो मैंने उसको कहा मेरी बेइज्जती करा रहे, टैक्स भरो जाके। उसने भर दिया, तो गाड़ी आपको दे रहे संभाले वो आपकी मेरी नहीं, वो भर दिया उसने। अभी इतना बड़ा मैटर नहीं है यार। वो कराची में तो आपकी जो MNAs MPAs हैं, मैं लाइन लगा के गाड़ियाँ बता दूंगा जो नॉन कस्टम है यार। मैंने अगर टैक्स गलती से नहीं भरा, इतना बड़ा मसला नहीं, भर दिया हो। ये पास्ट जो असातिज़ा हैं वो बैठे हुए हैं और उन्होंने जो 60% जिन लोगों ने नंबर लिए हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, और जो 33% के जो नंबर हामिल हैं वो नौकरियां कर रहे हैं। देखो बुरा नहीं मानना मेरी बात का,
अभी एनआईटी यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं पता कि कौन एहतजाज कर रहा है। सर वो अंदरूनी मैं सिंध से आए हुए मैं डॉक्टर साहब। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आप मेरी अर्ज़ सुनिए, बुरा नहीं मानना। हाँ, लाड़काना दादू के अंदर रिज़ल्ट बनाए गए 87%, और उसके कराची के रिज़ल्ट आपने बनाए 37%। डेलिब्रेट एक्शन था। आप चाहते थे कि यहाँ के बच्चों को जो है ना एनआईटी में एडमिशन नहीं मिले, और डाउ मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग और बाकी जगह एडमिशन नहीं मिले। जब वहाँ पर टेस्ट हुए तो 87% वाले मेजॉरिटी फेल हो गई, और जिनको आपने मार्क्स नहीं दिए थे, सबसे ज़्यादा पोजीशन लेने वाले सारे वही बच्चे थे। बात यह है कि अंदरूनी सिंध, अगर आप यानी 1979-80 के अंदर ये था कि जीएस सिंध के लोग यूनिवर्सिटी में नकल करवाया करते थे ये कहकर कि अगर तुम फर्स्ट ग्रेड में पास नहीं हुए, तुमने ये नहीं किया, तो तुम्हें आगे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये सिलसिला शुरू हो गया था कि वो लोग आके फर्स्ट डिवीज़न में यहाँ एडमिशन ले लेंगे। लेकिन जब से ये यहाँ टेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ, कौन सा टेस्ट कहलाता है भाई? हैं? एनटीएस टेस्ट। और उस टेस्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है ना लोगों की ओपन हो गई। अभी एनआईटी यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आपके सामने, तो जो आईबीए के लोग आए हैं, अगर उन्होंने टेस्ट दिया है और टेस्ट देने के बाद अगर 60% वाला फेल हो गया और 33% वाला पास हो गया, तो इसका मकसद ये 33% आप लोगों ने जो उसको नंबर दिए थे वो ज़्यादती की थी। इसका मकसद है वो काबिल था तो टेस्ट में पास हुआ है। अगर सिर्फ वहाँ से सर्टिफिकेट लाने के बाद बंदे को ये कह दिया जाए कि ये फर्स्ट डिवीज़न है और ये थर्ड डिवीज़न है, तो थर्ड डिवीज़न और फर्स्ट डिवीज़न तो आपने, आपसे मुराद माफ़ी चाहता हूँ, मतलब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने मजाक बनाया हुआ है। बाकायदा उनको पॉलिसी दी जाती है कि यहाँ का रिज़ल्ट इतने % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ इतने % बच्चे पास होने चाहिए, और बाकायदा उनको कन्विंस किया जाता है ऑफिसर्स को कि क्योंकि हमारे वसाइल नहीं हैं या कॉलेज इतने नहीं हैं, इतने कॉलेज हैं तो इतने बच्चों को पास करो ताकि एडमिशन मिल सके। यार अगर बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, अगर कॉलेज नहीं, 1992 से इस कराची में कोई नया कॉलेज नहीं बना है, ये बात आप लिखें कि 1992 से इस कराची में कोई नया कॉलेज नहीं बना है। अंदरूनी सिंध BCO मेडिकल कॉलेज बने, जब वहाँ मेडिकल कॉलेज कराची से ज़्यादा है। कराची की आबादी 3.5 करोड़ है और आपके पूरे सिंध की आबादी 5.5 करोड़ है। मैंने कहा था कि उसको 6 मान लो, हमें 3 मान लो, आधे आधे हो गए। कराची में कितने मेडिकल कॉलेज है और अंदरूनी सिंध कितने मेडिकल कॉलेज हैं? अगर वहाँ मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा हैं तो फिर अंदरूनी सिंध से लाके यहाँ बंदा भर्ती क्यों करते हो? जब ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस वहाँ बना चुके हो तो वहाँ एडमिशन दे दो, और एडमिशन देने के बाद जो पढ़ रहे हैं और जो वहाँ से पास कर रहे हैं उनको वहाँ के हॉस्पिटल्स के अंदर तैनात करो, और सिंध के MNAs MPs उन्हीं हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाएं, ताकि इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर्स के साथ वो भी ट्रीटमेंट उनका हो। मतलब नाअहल डॉक्टर को लाके आप कराची में तैनात कर देते हैं। इन हॉस्पिटल्स का हाल ये, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ मैं, कि मैं गया हूँ सिंध ये जिना हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पर लोग टॉर्च से जो है अपना लोगों का ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहे थे, और उन्हें कुछ पता भी नहीं था, कचरा हवा में उड़ रहा था। आपने कराची तबाह कर दिया मेरिट का कत्ल करके। तो अगर IBA के लोग एहतजाज कर रहे हैं तो हुजूर बात यह है कि मेरिट के ऊपर अगर कोई किसी के साथ ज़्यादती हो रही है उसके साथ मैं खड़ा हूँ, लेकिन अगर किसी के 80% मार्क्स हैं और वो नाअहल है तो मैं उसके साथ खड़ा हुआ नहीं हूँ। मेरे कौम के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल सर, कह रहा कि जीएस सिंह ने जो अंदरूनी सिंध के अंदर झंडे जलाए हैं उनके हवाले से जीएस सिंह अंदरूनी सिंध के अंदर जीएस सिंह की जानिब से जो झंडे जलाए गए थे और वज़ीर दाखिला का घर जलाया, जो एहतजाज किया था, उसके हवाले से बताइए कि कानून जो है उस पर क्यों अमल दरामद नहीं कर रहा, उसके हवाले से आपने क्या कहा? तुम्हारे कैमरों की बैटरी तो ख़त्म नहीं हो गई? देखो बात यह है कि अब अगर मैं कोई बात करने जा रहा हूं तो फिर वो उससे जोड़ना नहीं। मैं शिकवा इसलिए करता हूं कि ज़ाहिर है ज़्यादती किसी के साथ भी हो, चाहे वो मुत्तहदा पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ हो, चाहे वो मुत्तहदा लंदन के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ हो। जो कारकुन है वो तो मेरी कौम का बेटा है ना। मैं अल्ताफ़ से खफा हो सकता हूँ, अल्ताफ़ से इख्तिलाफ हो सकता है, अल्ताफ़ को रद्द कर सकता हूँ, 100% रद्द किया मैंने, लेकिन ज़ाहिर है उसके साथ जुड़े हुए शख्स को तो मैं रद्द नहीं कर सकता। मेरी कौम का बच्चा है। उन्होंने जज्बात में हाउस पे जो पहले माजी में एक किस्सा हुआ कि उन्होंने
गाने बजाए और उस पर उन्होंने धमाल डाल दिया। अब मैं समझ रहा था कि सिर्फ उसको और उसके माँ बाप को अरेस्ट किया गया था। जब ये बात मैंने कही तो मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अंदर साथियों ने बताया कि आफाक भाई इसी इलाके का वाक़या था और एक बच्चा नहीं, उसके साथ जितने लोग गए हुए थे सबको उठाया गया था। यानी किसी अल्ताफ़ के गाना सुनने के ऊपर मैं आज सवाल करता हूँ और मैं आपको वीडियो दिखाने को तैयार हूँ, मेरे पास वीडियो सेफ है कि बाकायदा GSN के लोग हल्फ उठा रहे हैं सिंधु देश से वफादारी का और पाकिस्तान तोड़ने का, और टीवी के ऊपर उस पर कैमरे के ऊपर एक एक बंदे को फोकस करके बाकायदा वो पूरा चारों तरफ उन्होंने घुमाया है। कहाँ है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट? कहाँ है वो इदारे, कहाँ है वो एजेंसियां जो मुल्क दुश्मन अनासिर को ढूंढ ढूंढ के खोद के निकाल लेती? इनको खोद के किसी ने क्यों नहीं निकाला? रोज़ाना हमारे पास क्लिप आ रहे होते हैं कि अंदरूनी सिंध नारा लग रहा होता है, पहले बना था बांग्लादेश अब बनेगा सिंधु देश, और फिर उसके बाद थोड़ियों में हाथ डाले जा रहे होते हैं। यहाँ पर हम अपने हुकूक की तहरीक भी चलाएं तो हमें जूते मारकर बंद कर दिया जाता है। ये रवैये हर कौम के साथ एक जैसे होने चाहिए। हमारे लोगों की गिरफ्तारी हुई, हमने जब नंबर पर एहतजाज किया, हमारे तमाम शहर के अंदर गिरफ्तारी हुई। हम क्या मुल्क दुश्मनी कर रहे थे? हमारे क्या मुल्क दुश्मनी के नारे हमने लगाए थे? सिंध के अंदर लोग सिंधु देश के बाकायदा नारे लगाते हैं, कहते हैं कि पहले बना था बांग्लादेश अब बनेगा सिंधु देश। उठाते क्यों नहीं है? कितने लोग गिरफ्तार हुए? चलें इदारे मसरूफ़ थे। पीपल्स पार्टी तो अपने आप को वफाक की पार्टी कहती है, और पीपल्स पार्टी जिस तरह कराची के अंदर अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए, करे जाके गिरफ्तारियाँ क्यों नहीं की? मैं आज आपसे कहता हूँ और मैं सब लोगों के सामने ये कहता हूँ कि इसमें कसूरवार पीपल्स पार्टी अकेली नहीं है, वो तमाम इदारे हैं जिन्होंने हमें मुल्क दुश्मन गर्दाना। हमें दुख होता है, हमने ये मुल्क बनाया था, और आज भी चाहे कोई हमसे कितनी नफ़रत करे, चाहे हमें कोई मुल्क दुश्मन कहता रहे, इस मुल्क को बचाने की ज़िम्मेदारी हमारी है, हम बचाएंगे। बाकी लोग मुमकिन है कि यहाँ से चले जाएं, इसलिए कि ये मुल्क मेरे बाप दादाओं ने बनाया था, मेरे बुज़ुर्गों ने बनाया था। इसका दुख किसी और को इतना नहीं होगा जितना टूटने का हमें होगा। हमारी महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान जो बांग्लादेश में आज भी कैंपों में पड़े हुए हैं, ये इस मुल्क से वफ़ादारी और मोहब्बत का अमली सबूत है। इससे बड़ा सबूत कोई कौम दे नहीं सकती अब इस मुल्क से वफ़ादारी का। मैं इदारों को भी कहता हूँ अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करें, इस माजिर कौम के बारे में गलत सोचना बंद करें। ये कौम इस मुल्क की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। इस कराची की जिम्मेदारियाँ, इस कराची की भागदौड़ यहाँ के लोगों के हाथ में होनी चाहिए। इस शहर का निज़ाम पीपल्स पार्टी के बनाए हुए सिस्टम के ज़रिए नहीं चलना चाहिए, बल्कि कानून के तहत चलना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यार पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर के सर थोप दी है कि मरीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाना है तो एडी और छिपा की एम्बुलेंस इस्तेमाल करो। जो सिंध गवर्नमेंट ने कोई एम्बुलेंस निकाली भी थी तो वो उसका लाड़काना मेडिकल कॉलेज के लड़के अपनी पिकनिक के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इस शहर के अंदर यहाँ से जो आपके सिस्टम के पैसे वो उन एम्बुलेंसों के ज़रिए मुंतकिल किए जा रहे थे। कभी किसी मरीज़ को मुंतकिल नहीं किया गया उन एम्बुलेंसों। तो पीपल्स पार्टी हमेशा ये जुल्म करती रही है कि वो तमाम चीज़ें प्राइवेट सेक्टर पे थोपती रही है। काटी के नाम से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एसोसिएशन है, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। उन्होंने मजबूरन अपनी फायर ब्रिगेड ख़ुद बना ली। इसी तरह वो तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को कहते हैं कि आप अपना फायर ब्रिगेड खुद बनाइए। तो भाई तुम हमसे टैक्स लेते किस बात का हो? आज कराची पोर्ट के ऊपर जो आपका एक्सपोर्ट रिप्रोसेसिंग जोन में जो कुछ हुआ है उसमें हादसा से बचा जा सकता था, उसमें जो नुकसान हुआ है उससे बचा जा सकता था, बशर्ते कि पाकिस्तान के अंदर कराची इसको सिंध को लगाम देने वाली कोई गवर्नमेंट हो। इस सिस्टम को ख़त्म करके कानून के तहत यहाँ पर पैसा लगाया जाए तो 3.5 करोड़ के शहर में कितने फायर ब्रिगेड होने चाहिए? 2-4 फायर ब्रिगेड अगर हैं भी तो उनकी गाड़ियों को मैंने ईंटों पे खड़ा हुआ देखा है। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ
और शदीद मजम्मत करता हूँ कि पीपल्स पार्टी सिवाय लूटमार के अवाम की खिदमत की तरफ कतन आने को तैयार नहीं है। शुक्रिया।